नमस्कार बच्चों, 11th क्लास फिज़िक्स का हम आज अगला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पिछले जो लेक्चर हमने पढ़े हैं उसमें हम अच्छे से आपको समझा चुके हैं कि वेग और चाल में वेलोसिटी और स्पीड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, विस्थापन और दूरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे चाल के या वेग के, कोई भी नाम कह सकते हो, प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। तो इनके टाइप हम पढ़ने वाले हैं। तो टोटल देखिए जो टाइप हैं वो बहुत ही इजीली आपको समझ आ जाएंगे, कुछ इसमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस ध्यान से सुनते जाना है पूरा लेक्चर, और पूरा लेक्चर एक बार सुनने के बाद इसको नोट करना है। और आपको पता है कि पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलती है, और टेलीग्राम लिंक थंबनेल जो बना हुआ है इस लेक्चर का उस पर आपको मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स सारे पिछले जितने लेक्चर हुए हैं वो मिल जाएंगे, यानी कि 2 चैप्टर जो हो चुके हैं और तीसरा चैप्टर भी हम ख़त्म करने पे हैं। सबसे पहला टाइप है औसत या माध्य वेग या औसत चाल कह देते हैं। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, यानी कि एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, समझते हैं। किसी निश्चित समय अंतराल में किसी पिंड के निश्चित दिशा में विस्थापन एवं उस समय अंतराल के अनुपात को पिंड का औसत वेग कहते हैं। पहले सिर्फ लाइन पढ़ रहा हूँ, अभी समझाऊंगा बहुत अच्छे से। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बॉडी इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल भी लिख सकते हो, हैविंग रेशो विद दैट टाइम पीरियड इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। आप सिर्फ इतना बताइए, वेग या वेलोसिटी मैंने क्या बताया है? मैंने बताया है विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, देखिए कोई आदमी जो है वो किसी पॉइंट ए से चलना शुरू करता है किसी भी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, और वो ठीक t इज इक्वल टू टी टाइम पर पहुंच जाता है बी बिंदु पर। तो ए से बी पॉइंट तक वो कितनी दूर गया? मैंने बोल दिया जी डेल्टा एक्स दूर गया। टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। कितना टाइम लगा? t-0, है ना, यानी कि t-0 डेल्टा टी टाइम। तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा टी का जो डिफरेंस है, इसी का जो अनुपात है, रेशो है, उसी को कहते हैं औसत वेग। क्या कहते हैं? औसत वेग। जैसे कोई आदमी है वो यहाँ से चलना शुरू किया और वो जाता है 70 मीटर की दूरी पैदल तय करता है। 70 मीटर की दूरी वो चलता है कितने टाइम में? 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के अंदर। तो 70 यानी कि दूरी बटे समय यानी कि 2 मिनट, यानी कि 2 गुणा 60 कह सकते हो। अगर आप इसको 60 मीटर कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 60 मीटर, ठीक है, तो 60 मीटर दूरी चलता है, तो 60 से 60 कैंसिल, यानी कि 1/2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो चला है। क्योंकि मिनट में था उसको मैंने सेकंड में बदल लिया, यानी कि 1/2 मीटर 1 सेकंड में चलता है। मीटर प्रति सेकंड, ये उसकी चाल हो गई या उसकी औसत चाल हो गई। तो औसत चाल समझ आ गई होगी, काफ़ी आसान है। वही हमने कहा, यदि डेल्टा टी समय अंतराल में पिंड का एक्स दिशा में विस्थापन x2 - x1 बराबर डेल्टा एक्स हो तो पिंड का औसत वेग, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 - x1 बी द डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स x डायरेक्शन इन टाइम डिफरेंस डेल्टा टी, देन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। अब देखो v एवरेज है पैर में, ए वी का मतलब एवरेज, उस पे सदिश है क्योंकि ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और दिशा और जो एक्स होता है ना, दूरी, जो विस्थापन कहते हो आप, विस्थापन आएगा ऊपर, विस्थापन भी एक क्या है? सदिश है। तो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब देखिए औसत वेग जो होता है ना, एवरेज वेलोसिटी, वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। 0 धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। यह विस्थापन डेल्टा एक्स पर निर्भर करता है। अब एक बात बताओ, जब मैंने पिछला लेक्चर पढ़ाया था तो पिछले लेक्चर में मैंने विस्थापन पढ़ाया था और आपको एक बात बताई थी कि विस्थापन जो होता है वो अगर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, इस तरफ है तो पॉजिटिव, इस तरफ है तो नेगेटिव, इस तरफ है तो नेगेटिव। इसका मतलब विस्थापन नेगेटिव हो सकता है। कैसे होगा? देखो, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से मान लीजिए टाइम t1 के ऊपर कोई आदमी x1 पर है, x1 दूरी पर है,
और t2 टाइम पर वो चला जाता है x2 पॉइंट पर। अब देखो वो मूल बिंदु से यहाँ तो x1 पर था और यहाँ पर ये कितना था, x2 था, तो विस्थापन कितना हुआ उसका, तो ऑब्वियस है विस्थापन है उसका इतना, इतना विस्थापन है उसका। और ये कितनी दूरी है आपको भी पता चल रहा है कि ये x2 में से x1 घटा दूं तो ये बच जाती है डेल्टा x, जो है x2 माइनस x1। समझ आ रही है बात, x2 माइनस x1, x2 देखो बड़ा है x1 से, यहाँ x2 यहाँ पे क्या x1 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा x क्या है, धनात्मक है। डेल्टा x क्या है, धनात्मक, तो वेग भी धनात्मक होगा, तो v एवरेज क्या होगा, v एवरेज क्या होगा, आपको क्लियर दिख रहा है कि v एवरेज हो जाएगा डेल्टा x बटे डेल्टा t, और वो धनात्मक हो जाएगा। यही बात करते हैं, देखो यही अपने पास क्या एक्सेस है, और इस तरीके से कोई चीज़ इस तरीके से एक्सेस है। अब यहाँ पर कोई आदमी पहले t1 टाइम के ऊपर यहाँ पर है x1 दूर, तो ये कितना हो गया, ये दूरी जो है वो x1 हो गई। लेकिन जैसे ही टाइम t2 हुआ ये x2 पे आ गया। अब देखो x2 छोटा हो गया, x2 दूरी छोटी है, x2 दूरी कौन सी है, ये दूरी क्या हो गई, x2 हो गई। तो ये कितनी बच गई, x2 माइनस x1, x1 माइनस x2 बची, ये x1 माइनस x2 बची। लेकिन जब विस्थापन निकालते हैं तो विस्थापन पता है क्या होता है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम बिंदु है x2, प्रारंभिक बिंदु है x1, तो x2 माइनस x1, विस्थापन हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक ही करना है। तो अंतिम x2 है, प्रारंभिक x1 है, तो ये x1 माइनस x2 नहीं कर सकते, x2 माइनस x1 ही करना है। और आपको पता है ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर x1 की वैल्यू 7 है तो x2 की वैल्यू 5 या 4 ऐसा कुछ होगी। तो x1 जब x2 माइनस x1 करोगे तो 4 माइनस 7 माइनस का 3, तो विस्थापन यहाँ ऋणात्मक हो गया। और विस्थापन शून्य भी हो सकता है कि जहाँ से चला था वापस वहीं पहुँच जाए, तो वो शून्य हो जाएगा, उससे आपका औसत वेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये बात क्लियर होगी किस तरीके से इसको आपने किस तरीके से हैंडल करना है, क्लियर होगी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर यहाँ पे ओ पॉइंट से कोई आदमी पहले t1 टाइम के ऊपर, मान लीजिए जैसे 11:34 पर वो इस x1 पॉइंट पर है जो कि 5 मीटर दूर है इस ओ से। ओ का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक, यानी कि कोई आदमी खड़ा है जो इसको देख रहा है, ठीक है। कितनी दूरी पर देख रहा था, 5 मीटर दूरी पर, 11:34 पे। और जैसे ही जैसे ही 11:44 हुआ, t2 बराबर 11:44 हो गया, यानी कि t2 माइनस t1 बराबर कितना हो गया, 10 मिनट। 10 मिनट ही हुआ, 11:44 माइनस 11:34, 10 मिनट। 10 मिनट में ये पहुंच गया कितनी दूर, 5 मीटर से चला गया 10 मीटर। तो दूरी कितनी तय की इसने, 10 मीटर माइनस 5 मीटर, यानी कि इससे 10 मीटर दूर हो गया। तो यानी कि तय तो 5 मीटर ही, दूरी तो 5 मीटर ही तय की ना, यानी कि 5 मीटर बटे 10 मिनट, तो इसका आंसर आ जाएगा। वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर आपको जो बात समझानी है, वो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये अपने पास क्या है, टी टाइम, और इस तरफ क्या है, एक्स दूरी। तो टाइम टी के साथ दूरी एक्स को जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ देखो ये आ गया बिल्कुल सीधा। अब देखो एक्स की वैल्यू x0 से शुरू होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब यहाँ से बात क्लियर है कि t1 टाइम पर x1 था और t2 टाइम पर हो गया x2। इस डायग्राम को अगर समझो, t1 टाइम पर पोजीशन x1 थी, t2 पे होगी x2। अब आपको पता है x2 x1 से बड़ा है क्योंकि ऊपर है, देखो x2 x1 से। इसका मतलब जब आप करोगे डेल्टा x, x2 माइनस x1 वो पॉजिटिव है, और डेल्टा t, t2 माइनस t1 तो है ही पॉजिटिव, t2 बड़ा है t1 से, ठीक है ना। इस तरफ बढ़ता है मान, इस तरफ भी बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब दोनों का अनुपात पॉजिटिव बटे पॉजिटिव, यानी कि औसत वेग क्या होता है, औसत वेग होता है डेल्टा x बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा x बटे डेल्टा टी क्या है, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव ही है, यानी कि आपका औसत वेग क्या आ गया, धनात्मक आ गया। क्लियर, यानी कि अगर कर्व टाइम इधर t है, t और x का कर्व ऐसा हो, ऊपर की ओर बढ़े, ऐसा हो, ठीक समझ रहे हो, किसी भी तरीके से हो, ऐसा हो, यानी कि ऐसा हो, किसी भी तरीके का कर्व हो, यानी कि ऐसा हो, यानी कि बढ़े जिसमें वैल्यू, तो उसमें ये धनात्मक होता है। अब यहाँ देखिए x और t का वही कर्व, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये नीचे जा रहा है,
यानी कि t1 टाइम पर तो x1 है वो तो बड़ा है, और t2 टाइम पर x2 छोटा है, यानी कि t2 तो बड़ा है t1 से। जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे दूरी घटती जाती है, विस्थापन क्या है, घटता जाता है। विस्थापन घटने का मतलब कि वेग ऋणात्मक है ना। तो वही बात देखो कि जब आप डेल्टा एक्स निकालोगे x2 माइनस x1, तो x2 नीचे x1 ऊपर है तो वो ऋणात्मक आएगा, और डेल्टा टी t2 माइनस t1 धनात्मक आ रहा है। तो औसत वेग आ गया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ऋणात्मक बटे धनात्मक, यानी कि आंसर ऋणात्मक आ गया। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो औसत चाल काफ़ी क्लियर होगी। ये दो डायग्राम जो आपको समझ आ रहे हैं। अब एक काम और कर सकते हो, तीसरा डायग्राम आप और बना सकते हो, और इसको आपने कॉपी में बनाना है। अब मैं समझाऊंगा। तीसरा डायग्राम हो सकता है शून्य विस्थापन का। तो शून्य विस्थापन कैसे होगा, ये टी है और ये क्या है, एक्स है। अगर कर्व हो बिल्कुल ऐसा सीधा, यानी कि x का मान बदले ही ना, x का मान हो x0 फिक्स हो जाए बस कि x x0 ही रहेगा। यानी कि अगर वो x1 है तो भी वो x0 है, अगर वो x2 है तो भी वो x0 है। यानी कि पिंड रुका हुआ है, रुका पिंड। रुके पिंड का मतलब क्या हो गया, रुका हुआ पिंड है, लिख लेना नीचे। रुके हुए पिंड का मतलब कि वो x0 पे ही रुका हुआ है है ना। उसको देखने वाला जो आदमी है उससे वो x0 दूरी पर ही दूसरा आदमी रुका है, ना तो वो चल रहा है ना कुछ और, तो ऑब्वियस सी बात है रुका हुआ। अब आपको क्या निकालना है, आपको देखो t1 टाइम है तो x1 है, और t2 टाइम हो गया तो भी x2 है, वो भी x0 है वो भी x0 है, ऑब्वियस एक ही लाइन है, x0 ही है। तो डेल्टा x यानी कि विस्थापन होता है x2 माइनस x1, x2 भी x0 x1 भी x0, x0 माइनस x0, x0 से x0 कैंसिल, आंसर आ गया 0। तो वेग क्या आएगा, डेल्टा x बटे डेल्टा t 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या डेल्टा x 0 है, ऊपर डेल्टा x 0 हो गया तो आंसर 0 आ गया। तो ये तीसरा कर्व इसका आ जाता है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर होगी बात। तो ये जो आपके चाल या वेग के जो टाइप पढ़ रहे हैं उसका ये आपका बिल्कुल पहला टाइप हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की। आज हम दो ही टाइप स्टडी कर लेंगे, नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। सोचा तो मैंने था कि सारे करवा दूं, लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। दूसरा बाकी जो टाइप हैं वो अपने अगले लेक्चर में स्टडी कर लेंगे। अब देखिए, इसके बाद आता है तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी एक पॉइंट के ऊपर जो स्पीड है, किसी एक क्षण पे जब आप बाइक चला रहे होते हो तो उसका जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर में आप जो 20-40 लगा होता है बाइक पे, मान लो कि स्पीडोमीटर के ऊपर जब आप स्पीड से चला रहे हो बाइक तो 40 पे है, कभी कभी 41 पे है, कभी 35 पे है, कभी वो 50 पे है। ये जो स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, एक टाइम पे जब आप देख रहे हो किसी बिंदु पर, किसी स्पेशल पोजीशन पर, एक ही जगह पर जब आप जा रहे हो तो किसी जगह पर आप देखते हो तो वो जो स्पीड होती है 40 की या 41 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको कहते हैं तात्क्षणिक, तत्क्षण। तत्क्षण इंस्टैंटेनियस, उसी टाइम, जिस टाइम आप बाइक चला रहे हो उसी टाइम जो स्पीड है उसको कहते हैं तात्क्षणिक स्पीड, तात्क्षणिक चाल कहते हैं उसी टाइम जो स्पीड है। तो वही बात है, पिंड का किसी क्षण अथवा निश्चित स्थिति पर वेग, उसका वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। The velocity of a body at a moment of time is known as instantaneous velocity। a moment of time है, इसका मतलब टाइम गैप तो है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ t2 अलग है t1 अलग है। अब t2 माइनस t1 जो है वो क्या है, जीरो को अप्रोच करेगा, जीरो को जाएगा, यानी कि डेल्टा टी अब जीरो को जाएगा। यानी कि तात्क्षणिक वेग v जो है वो है लिमिट, LIM का मतलब लिमिट, लिमिट लगा दी कि डेल्टा टी जीरो को जाएगा, ये लिमिट लगा दी। लिमिट का मतलब कि ये फिक्स कर दिया डेल्टा टी जीरो को जाएगा, और डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी तो होता ही है वेग, उसको लिख देंगे डी एक्स बटे डी टी। जब भी लिमिट लगा दें इसके ऊपर वो अवकलन बन जाता है, ये होता है अवकलन। अवकलन होता है, और ये पता है क्या होता है, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता होता है। कैसे होता है आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब प्रवणता क्या होता है, टेन थीटा होता है, याद रखना। प्रवणता टेन थीटा होता है, कैसे होती है, इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो
मान लीजिए कि ये एक्स और टी के बीच का कर्व है, ये एक्स और टी के बीच का कर्व है इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया पी, पी पॉइंट पे कहते एक्स है और टी है इधर। अब देखो ये यहाँ से जब गया तो ये कितना विस्थापन हुआ इसका डी एक्स, और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दी पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर मुझे ज्ञात करना है वेग, तो ये देखो डैश डैश लाइन जो स्पर्श रेखा है यहाँ पर खींच दी। अब ये स्पर्श रेखा थीटा कोण बना रही है यहाँ से, स्पर्श रेखा से ये दूरी डी टी, क्योंकि टी वाला एक्सिस है डी टी, ये एक्स वाला एक्सिस है डी एक्स। तो एक त्रिभुज बन गया इस तरीके से, थीटा डी एक्स और ये क्या है डी टी। यहाँ से आप लोग क्या निकाल लो, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या आएगा देखो, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का करते हो ना, तो इसमें लंब बटे आधार होता है लास्ट। तो लंब बटे आधार, तो थीटा के सामने डी एक्स लंब और आधार डी टी हो गया, क्योंकि 90 के सामने तो कर्ण होता है, डी एक्स बटे डी टी। तो डी एक्स बटे डी टी क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। टेन थीटा लंब बटे आधार आ गया, जो क्या आ गया डी एक्स बटे डी टी आ गया। तो ये आपके पास इसका क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये उसकी प्रवणता ही है, टेन थीटा ही है डी एक्स बटे डी टी। और डी एक्स बटे डी टी में जो डी एक्स बटे डी टी जो टर्म है वो किसको बताती है, वेग को बताती है। किसको बताती है, वेग को बताती है। इस बारे में ध्यान रखना है। डी एक्स बटे डी टी जो होता है वो होता है अवकलन। क्या होता है, अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन होता है वो। और अवकलन क्या होता है, डी एक्स बटे डी टी। इसको समझो, ऊपर वाली चीज़ जो है ना उसमें परिवर्तन एक्स में टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर होता है। जैसे मान लो कोई चीज़ एफ एक्स है, कोई फलन एक्स का, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 समीकरण सी होगी। अब जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे ये समीकरण बदलेगी। जैसे एक्स स्क्वायर समीकरण है, जैसे दोबारा देखो कोई फलन है, इसको फलन कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। जब x का मान 1 है तो इसका मान क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 7, 7 तो 9 और 1 10। जब x का मान 2 हो गया तो इसका मान बदल जाएगा, x का मान 3, यानी कि x के साथ ये बदल रहा है। यानी कि x के साथ कौन बदल रहा है, ये fx बदल रहा है। fx के मान क्या है, ये पूरा fx बदल रहा है। तो यानी कि df बटे dx, x के साथ f में परिवर्तन की दर ही क्या है, df बटे dx। इसी को कहते हैं f का x के सापेक्ष अवकलन। जैसे यहाँ पे x का t के सापेक्ष अवकलन है, जो नीचे लिखा होता है उसके सापेक्ष होता है। इसका मतलब x कहीं ना कहीं t के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि x कुछ ऐसे होगा, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7, टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 प्लस टी की पावर 5, कुछ भी, यानी कि x t का फलन है। और इसमें एक बात ध्यान रखना है, d बटे डी टी जो x का मान है, x का मान कुछ भी हो सकता है, x मान लो t की पावर n है, t की पावर n। अब n या कुछ भी हो सकता है, n को जब आप 2 पुट कर दोगे तो d बटे डी टी टी की स्क्वायर हो जाएगा, n को 3 पुट कर दोगे t की पावर 3 हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है t की पावर n का, वो होता है n नीचे आ जाता है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है n माइनस 1, एन टी एन माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रखना है। डी बटे जैसे कुछ भी डी बटे डी एक्स, एक्स की पावर एन है तो वो हो जाता है एन एक्स एन माइनस 1। अवकलन उसी के सापेक्ष होना चाहिए जो ऊपर है। जैसे डी बटे डी आर कर दो तो यहाँ आर होना चाहिए, फिर आर की पावर एन तो एन आर एन माइनस 1। अब इसका मतलब क्या है, जैसे डी बटे डी आर ही ले लो चलो, और आर की पावर है 8, तो पता है क्या करो, 8 को नीचे ले आओ, ऊपर 8 को 1 घटा दो, 8 माइनस 1, 8 आर की पावर 7। अगर ये होता आर की पावर 10 तो ये हो जाता 10 आर की पावर 9। ठीक है, अगर ये होता आर की पावर 100 तो 100 गुणा में आर की पावर ऊपर 99, एक पावर कम हो जाती है। समझ गए होगे, ये अवकलन होता है। और दूसरा होता है समाकलन, और समाकलन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। समाकलन में क्या होता है, जैसे x की पावर n है तो ऊपर एक पावर बढ़ जाती है, वहाँ घटी थी, और बटे में एक पावर और बढ़ जाती है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। इसी तरीके से अगर यहाँ r हो तो r की पावर n प्लस 1 बटे नीचे तो n प्लस 1 ही रहेगा।
ठीक है ना, यानी कि यहाँ पावर बढ़ेगी। दोबारा देखो, जब अवकलन करते हैं और समाकलन का ये निशान होता है, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। अवकलन करते हैं तो एक पावर घटती है, एक्स की पावर एन है तो वो हो जाता है एन एक्स एन माइनस वन। एक एग्जाम्पल से समझो कि अगर मान लो आपके पास एक्स की पावर है 100, एक तो समाकलन करना है और एक आपको करना है डी बटे डी एक्स, यानी कि अवकलन। ये अवकलन होता है डी बटे डी एक्स और ये समाकलन। तो ये तो हो जाएगा 100 एक्स की पावर 99 और ये हो जाएगा एक्स की पावर 101 बटे 101। एक एक पावर बढ़ा के ऊपर नीचे एक्स की पावर 101 बटे 101 और यहाँ 100 एक्स 99। क्लियर होगी ये बात आपको? क्लियर हो गया होगा। ये अवकलन होता है जो ये चीज़ हमने पढ़ी है, ठीक है ना। इसको और क्लियर करेंगे अभी आगे। एक समान चाल फिर असमान चाल। ये देखिए अवकलन और समाकलन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी है। तो ऐसे करेंगे, ये जो दो टॉपिक बचे हैं और ये जो अवकलन समाकलन की बात है ये हम कल पढ़ेंगे इसको अगले लेक्चर में, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो इसको कल देखेंगे, एक समान चाल, असमान चाल, फिर अवकलन और समाकलन, और उसके बाद ये चीज़ जो हमने एक न्यूमेरिकल आपको पढ़ाना है, ठीक है ना। तो इतने आप इसको अच्छे से स्टडी करें। अच्छा लगा हो अगर आपको वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो इतना का आप काम ज़रूर करें और जितना भी करवाते हैं उसको ढंग से करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।